तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जोया नासिर और जनाब हारिस वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा जी, मुझे सबसे पहले तो बताएं, जैसे मैंने शो के आगाज़ में दो किस्म के लोगों का जिक्र किया ना, तो उनमें से आपका शुमार वैसे किन लोगों में आता है कि जो सिचुएशन पे फौरी रिएक्ट करते हैं, या फिर यू गाइस टेक योर टाइम और कहते हैं हाँ ठीक है देख लेंगे आगे जाके, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है? आई थिंक अब मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, रिएक्ट नहीं करती, अब मैं टाइम लेती हूँ। ये चीज़ आई थिंक आपको वक्त के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ बड़ी अच्छी बात की रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट नहीं करती। रिस्पॉन्ड नहीं, और ये मैंने बात अपने बड़े भाई से सीखी है। लाइक ही, आपको पता है जब आप घर का कोई बड़ा होता है उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। तो ये मैंने उनसे सीखा था कि वो पहले ना उस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, अंदर अपने दिमाग में उसको सोचते हैं, समझते हैं, सिचुएशन को अगले बंदे के पैरों में जाके सोचते हैं। क्योंकि मैं इनके बड़े भाई को से भी जानती हूँ, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड इनके बड़े भाई के साथ। हाँ, तो इसलिए मैं इनको भाई को अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप मुझे बताएं, आप क्या करते हैं? फौरी रिएक्ट करते हो हारिस, या फिर यू जस्ट टेक योर टाइम? नहीं, आई टेक टाइम। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप इमोशनली बहुत अटैच होते हैं, फैमिली और ये वो, तो वहाँ यू हैव टू रिएक्ट इंस्टेंटली, क्योंकि वो आपका बर्डन भी ले लेते हैं। हाँ। लेकिन वैसे तो आई थिंक टाइम लेना चाहिए टू रिएक्ट ऑन एनीथिंग। ये वैसे बिकॉज आपके हाथ में तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ आपका रिएक्शन ही है टूवर्ड्स व्हाटएवर कमिंग योर वे। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी अपनी करियर में लेके कभी आपको ऐसी कोई सिचुएशन आई हो कि आपको बड़ा रिएक्ट करना पड़ा हो? हाँ, हाई तो है, लेकिन रिएक्ट नहीं किया उसी पे भी। हाँ, ऐसा होता तो है, बट रिएक्ट नहीं करना होता, बिकॉज रिएक्ट अगर आप करेंगे, अब रिएक्ट भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह की है, बट समटाइम्स यू नीड टू रिएक्ट जल्दी से एंड समटाइम्स यू वॉन्ट। क्योंकि ना अब भाई से ऐसे पता चल रहा है ना कि हम जैसे आप पढ़ रहे साइकोलॉजिकल इन टर्म्स आपके सामने भी आ रही हैं, तो उसमें कभी कभी होता है जब आप एकदम से रिएक्ट कर देते हो ना, तो अगले को पता है कि आप इसको कंट्रोल करें। तो इसलिए रिस्पॉन्ड करना, जैसे जोया ने बात की, रिस्पॉन्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वैसे मुझे बताएं जोया, आपको लेके लोगों को ये बहुत ज़्यादा था कि हाँ भाई जोया तो ज़रूर आएगी, क्योंकि आपके नासिर सब लोग जानते हैं, जोया के फादर नासिर सब, जिन्होंने पहली जो द लेजेंडरी मॉलर जिन्होंने बनाई थी, तो आप उनका सेट्स पे भी जाया करती थी। इज इट ट्रू, आप जाती थी? हाँ, मैं छोटी सी थी तो एवर न्यूज स्टूडियो का जो एक गोल्डन दौर है वो मैंने देखा, मुझे याद है वो बहुत अच्छे तरीके से। सो उससे इंस्पायर्ड हो के आपको लगता था कि हाँ मैंने भी ये चीज़ करनी है, फिर आपके अब्बा को था कि हाँ बच्चों को करने देंगे? ऑनेस्टली मुझे एक बचपन से शौक ज़रूर था कि मैं शीशों के सामने खड़े होकर दुपट्टे में मैं ज़रूर एक्टिंग करती थी। हमेशा हर एड को मैं याद करती थी, हर जो छोटे होते हुए जो आप मूवीज़ देखते हैं उनको मैं करती थी। एंड ये रेशम जी, रीमा जी, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद दैम। लेकिन मुझे इतना पता था कि घर से मुझे इंकरेजमेंट बिल्कुल भी नहीं मिली। लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता होता है ना, तो आर्टिस्टिक साइड पे तो मैं गई, मैंने आर्ट्स में मेजर किया, आर्ट्स एंड साइंसेज में, फिर मैंने सैलून का काम किया। बट आई थिंक इट वॉज माई कॉलिंग। जब आप अमेरिका में एक जगह बैठे और वहाँ पे आप डिस्कवर किए जाए और वहाँ पे आपको ऑफर हो जाए, आपको पता है कि दिस वाज समथिंग दैट वाज नेवर एनकरेज्ड। तो यानी कि एक तरह से कहूँ कि आपके जो बचपना था बड़ा फिल्मी था, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आपका बचपना कैसा था? आप बहुत संजीदा मिजाज थे, या फिर आप वो बच्चे थे कि जिनसे अक्सर लोग घबरा जाते थे, ये बहुत शरारती है? नहीं, शायद था, मैं काफ़ी रिजर्व था, और मैं बचपन में तुतलाता भी था। तो मुझे स्कूल में बुली भी करते थे लोग वहाँ। तो फिर उसको कैसे आपने ओवरकम किया? कुछ नहीं, पेरेंट्स ने टोक के इसको ठीक करो, वो टाइम हो गया। मेरी भतीजी वो भी तुतलाती थी, उसके बाद मेरे ख्याल से वो 7-8 ईयर्स की बात है उस स्पीच क्लियर होगी। तो आपका वैसे कब जाके स्पीच? मेरा तो बहुत बाद में, 19 ईयर्स तक चला। ऐसा लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता, इनकी डायलॉग डिलीवरी माशाल्लाह इट्स सो गुड। हाँ, इतना अच्छा वाकई नहीं कह सकता, मतलब ये। और आप अगर 19 साल की बात करें तो 19 साल में ऑफ कोर्स आपका पूरा स्कूल का टाइम, और उसके बाद कॉलेज के इनिशियल ईयर्स। यस, क्योंकि आप 19 साल के आप इंटर आप कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन में इंटर हो रहे हैं। ये तो आप मुश्किल आपके लिए कहाँ था? स्कूल में ज़्यादा मुश्किल था या कॉलेज में आपके लिए ज़्यादा? घर में ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि घर वाले जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली वो करते थे, इसको ठीक करो। फिर जब ये मैं नापा गया, वहाँ पे डिक्शन की क्लास होती थी, ज़ियामुद्दीन साहब ने, उन्होंने बहुत, जब वहाँ पे एक्चुअल तलफ़ुज़ और इन चीज़ों के ऊपर डिक्शन पे ध्यान दिया, तो समझ में अच्छा ठीक है, तो स्पीच क्लैरिटी खुद ही होगी।
वाह, तो ये खुद ब खुद, तो यानी कि आप पे ना आपने स्कूल में इतना प्रेशर फील किया ना कॉलेज में, बल्कि नापा में जब आपकी वो ट्रेनिंग हो रही थी? हाँ, क्योंकि मैं उन महज़ब लोगों के बीच में गया इतने टाइम बाद, तो मुझे फील हुआ कि हाँ, दिस इज समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड। अच्छा, मैं तो वैसे भी किसी के नापा के से मिलती हूँ ना, मेरे तो खैर अपने घर में एक उर्दू की दुकान भी है, लेकिन मेरी अपनी उर्दू भी अच्छी है। हाँ, मेरी अपनी उर्दू भी अच्छी है, बट स्टिल अगर मैं किसी ऐसे नापा की बंदे से मिलूँ ना तो मुझे और ज़्यादा हो जाता है वो ज़्यादा से बेसिक कि आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, कि आपने गलती नहीं गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी आपकी जो वो मैटर कर रही थी। आपका बचपना वैसे फिल्मी के अलावा आपका वैसे कैसे था? आप शरारती थी, नॉटी थी, कैसी थी? मैं शरारती थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन तोड़फोड़ वाली नहीं, ज़िद्दी बहुत थी, क्योंकि लाडली बहुत थी, तो अब्बू से बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी मनवाया करती थी, अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा अपनी मनमानियाँ करवाया करती थी। उसके अलावा आई डोंट थिंक मैंने कोई आई वॉज if I got into any kind of trouble. I was good in school. I was bullied in school as well. और आपको किस बात पे बुली किया गया था? It was an army school. तो मेरे बैकग्राउंड की वजह से कि मेरे डैड मूवीज़ बनाते हैं, और मेरी अम्मी का प्रोफेशन शी वाज इन पॉलिटिक्स, उनका सैलून भी था, तो उसकी वजह से मैं बहुत बुली होती थी, जो मैं कपड़े पहनती थी उसकी वजह से। It was horrible, but अल्हम्दुलिल्लाह I overcame all of that, और अब सही है जिंदगी। तो बच्चे बड़े, बहुत से बच्चों को आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि अगर वो किसी को तंग भी करें, उनको लग रहा है वो मजाक करे, तो उनको पता नहीं होता कि उनकी बुलिंग जो है ना अगले बंदे की पर्सनालिटी को कैसे। नो, दैट वाज एक्चुअली सीरियसली बुलिंग, और इससे हमारे ना माइंडसेट का पता चलता है कि कितनी एक्सेप्टेंस कब थी। आई थिंक ये अब जाके आई है हमारी इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस खास तौर से, तो उस वक्त तो इट वाज वेरी बैड फॉर मी। सो आपको लगता है कि वो जो बुलिंग ने कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत को भी मुतासिर किया, या फिर आप सब पीछे छोड़ आई हैं? बिल्कुल मुतासिर किया। आई थिंक बिफोर आई गॉट इनटू एक्टिंग मैंने टेड टॉक की थी एक, और उसके अंदर मैंने इसी पे चीज़ पे बोला था, बुलिंग पे बोला था, और तब मैंने ना ऑडिटोरियम में मैंने लोगों से पूछा था कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने स्कूल या कॉलेज में बुले हुए थे, एंड मुझे लगता है कि एक दो के अलावा हर एक ने हाथ खड़ा किया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि किस किस के ऊपर वो असर अभी तक उनकी ज़ात पे रह गया, तो वो भी हाथ उन लोगों ने खड़ा किया था। आई थिंक ये आपकी ज़िंदगी का, आपको पर्सनालिटी को इतना शेप करती है, इतने बुरे तरीके से तोड़ देती है, आपके अंदर इतनी मतलब वो उन चीज़ों पे बुली होते हैं जो आपको लग रहा था, बाद में पता चलता है ज़िंदगी में जाके लेजर एंड ईयर्स कि ये प्लस पॉइंट था। मुझे मेरी हाइट पे इतना बुली किया हुआ होता था कि मैं कितनी लंबी थी, पता नहीं क्या, मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत, मैं स्लाउच करने लग गई। अभी भी कभी मुझे याद आता नहीं, सही पॉजिटिव मेरा सही होना चाहिए। पहला आपको याद है आपका प्रोजेक्ट और आपका जो क्या कहते हैं ना कि ऑडिशन, और साथ में ये बताइएगा कि जब आपने पहला प्रोजेक्ट साइन किया था तो ये पता था कि इतनी आगे तक आप आ जाएंगे? पता तो नहीं था, लेकिन एम तो था कि काम करना है एक्टिंग हमेशा। और ऑडिशन पहला नापा से जैसे मेरी ट्रांजैक्शन हुई थी टीवी की तरफ, तो एक ऑडिशन मैंने एक ही ड्रामे का दिया था, अलविदा, और वही मेरा पहला ड्रामा भी था। और उसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये कि पहले दिन जब मैं पहुंचा शूट करने के लिए, तो क्योंकि मैं थिएटर करके आया हुआ था, मुझे टीवी की टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं था, तो हमने वो कोई इतने रीटेक्स किए कि हमें शहजाद कश्मीरी का ड्रामा था। अच्छा। कि वो हमें बंद करना पड़ गया, उस दिन शूट नहीं हुए, उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया कि ये नहीं हो रहा है और मुझे लगा अब सब खत्म और अब कभी कुछ नहीं होगा। बट फिर एक दो हफ्ते बाद उनकी कॉल आई और उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया कि आप एक दो हफ्ते के बाद कॉल आई? एक दो हफ्ते तक मैं बिल्कुल, हाँ, एक दो हफ्ते कैसे थे आपके लिए? टाइम कैसे गुजरा होगा? बस यही दुख में था कि शायद ये मैंने शायद गलत सोच लिया अपने बारे में, शायद मुझे एक्टिंग में नहीं आना चाहिए था। बट अम्मी ने काफ़ी हौसला दिया कि नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें सीखना पड़ेगा। पीछे नापा वाले पूछेंगे भी क्या बना तुम्हारे उनको तो बताया ही नहीं, उनको अच्छा नहीं बताया था। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एक था कि वो मिस हो गया था, मुझे लगा था ख़त्म हो गया। और फिर जब दोबारा रिज्यूम किया तो हाउ वाज इट? देन क्योंकि उस वक्त जब मैंने पहली दफ़ा किया था तो उस वक्त मेरे साथ एक्ट्रेस कोई और थी, तो हम दोनों ही नहीं कोप कर पा रहे थे क्योंकि उनका भी पहला दिन था। तो जब सेकंड टाइम में गया तो एक बड़ी सीजन एक्टर हो गई थी उनकी जगह रिप्लेस, तो बहुत ईजी हो गया फिर काम करना। इस चीज़ से वैसे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आपके जो को एक्टर्स हों वो ज़रा सपोर्टिव हों। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो मेरा डेब्यू था वो बिल्कुल ही आप कह लें कि डेब्यू था, ना मुझे पता था कि मास्टर क्या होता है, ना मुझे लाइटिंग का आइडिया था। लिटरली आई न्यू नथिंग। डोंट टेल मी, मतलब एक ऐसे घराने से जा रही हो जहाँ तो फिल्म भी उसके। लेकिन मैं देखे अब्बू के जो सेट्स थे मैंने तब देखे थे जब मैं 9-10 साल की थी। उसके बाद तो इंडस्ट्री लॉलीवुड खत्म हो गया था। उसके बाद जो मेरे जो बड़े क्रूशियल ईयर्स थे, जो मेरे टीनेज ईयर्स थे, उसके अंदर मैंने नहीं देखा अब्बू को काम करते हुए।
तो उसमें लाइक आई नेवर गॉट टू द लर्निंग प्रोसेस ऑफ इट कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। तो और अब्बू का कराची में ड्रामों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की थी, मैं खुद आई थी। तो भाई वो फिल्म, वो लाहौर वाला वो चीज़ें और कराची की इंडस्ट्री जमीन आसमान का फर्क है। लोगों में फ़र्क आ जाए, लोगों को वो जानते ही नहीं थे उधर। तो मैं जब मेरा पहला दिन था तो हमारे जो डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद, वो ना एंड सीक्वेंस से शुरू कराते हैं, वो हमेशा ड्रामा उल्टा चलाते हैं, है ना, आपने भी काम किया, आपको पता होगा। तो उसमें तो वो सीरियस सीन्स थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैमरा फेसिंग क्या करनी है या साउंड क्वालिटी क्या करनी है या आपने ठहर ठहर के बोलना है या क्या आपने करना है। तो वो एकदम उन्होंने बस मुझे इस चीज़ में फेंक दिया था। तो सबसे ज़्यादा डांट वैसे किसकी याद है, किस डायरेक्टर ने सबसे ज़्यादा डांटा जोया को? 2-3 की है जो मुझे याद है, मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने इस तरीके से डांटा नहीं था, लेकिन वो ये कि थोड़ा सा फर्म होकर समझाते जरूर थे, बिकॉज़ मेरा दे शेप यू अप ना। तो लेकिन किसकी डांट ने लगता है सबसे ज़्यादा, ये बता दें कि किसकी डांट का सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ? मुझे डांट का किसकी फ़ायदा हुआ? मुसद्दिक मलिक। उन्होंने मुझे डांटा कभी नहीं था, इफ़ एनीथिंग उन्होंने मुझे बहुत बर्दाश्त किया था, लेकिन उन्होंने जो भी मुझे फर्मली जो चीज़ें समझाई थी ना, आई थिंक वो मेरे साथ रह गई, बिकॉज आई डू बिलीव कि नूरजहां में जो मैंने एक सटल एक्टिंग सीखी थी ना, वो मुझे मुसद्दिक नहीं सिखाया। अच्छा, मुसद्दिक इज वेरी यंग। हाँ। तो मुसद्दिक को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक्टर्स को भी ना डांटते हैं, उसको भी होता होगा, एक्टर्स से कुछ सीनियर भी, कुछ उससे बड़े भी हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने वो ऑनेस्टली आई वुड कमेंड हिज पेशेंस। उन्होंने जिस तरीके से वो सेट को चलाया था, जिस तरीके से वो इतनी बड़ी कास्ट को लेके चले थे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता था कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया, ये नहीं, और बहुत ज़्यादा काम होता भी था। तो ही न्यू, और उनको पता था कि टेक्स निकल गए। मैंने मुसद्दिक को कहा, मैंने कहा मुसद्दिक आप ना मेरे सीन्स छोड़ रहे हैं, जाने दे रहे हैं। कहते जोया मेरा भी तो ड्रामा, मैं नहीं जाने दूंगा। उनको पता चल जाता था कि उनको कहाँ पे वो टेक मिल गया है, कहाँ मिल गई है। हाँ। और वो क्योंकि उस टाइम पे मैं साइड बाय साइड कफारा करी थी, विच वॉज सोप स्टाइल, बहुत लाउड एक्टिंग थी, उसके अंदर यूं आईब्रोज हिलनी है, सब कुछ होना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही मेरा उसके साथ कॉन्ट्रास्ट था। तो मुझे लगता है जिनकी आईब्रोज उठी होंगी ना, उनको तो बड़ा एज मिल जाता होगा कि भी हम तो कोई ऐसा किरदार और नेगेटिव जबरदस्त, हमारी आईब्रोज इस पे जबरदस्त बैठती है। बट यू नो व्हाट, सटल नेगेटिव इज मोर एंगेजिंग, उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। जो एक सटल एक्टिंग होती है ना, आई बिलीव दैट्स अमेजिंग। मुझे बताएं आपको किससे ज्यादा डांट पड़ी सबसे ज्यादा? ज़िया मोइनुद्दीन साहब, ग्रेट ज़िया मोइनुद्दीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन वो डांट नहीं होती थी, वो उनका तरीक़ेकार ही ऐसे होता था। वो अपनी पूरी क्लास ही इसी तरह कंडक्ट करते थे कि ही यूज्ड टू मेक श्योर कि हर इंडिविजुअल का जो सेंस है वो उसको उस तरह से डिलीवर करें। एंड आई थिंक जिस वक्त मैं उनके पास गया था उस वक्त शायद मुझे ज़रूरत थी कि कोई थोड़ा सा सीरियसली मुझे हारिस, यू नो यू हैव समथिंग टू फ्लेक्स ऑल योर लाइफ कि आपको ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने डांटा हुआ है। मतलब हम जैसे तो कहेंगे यार, तो हम ज़िया मोइनुद्दीन साहब की क्लास में भी नहीं बैठे हुए, और क्योंकि हर बंदे को होता था कि यार, क्योंकि क्या ज़िया मोइनुद्दीन साहब की उर्दू, क्या उनकी अंग्रेजी। मेरे पास एक और फ्लेक्स है, क्या? मुझे नसीर साहब ने भी डांटा है, नसीरुद्दीन क्या भाई, ये क्या लड़के ने क्या कमाल बता दिया। और ये कब हुआ एग्जैक्टली? ये हुआ था इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल नापा का पहला, और नसीर साहब अपनी वाइफ के साथ एक थिएटर प्ले लेकर आए थे और मैं उनको असिस्ट कर रहा था। तो बैक स्टेज पे उन्होंने मुझे कहा कि नसीर साहब की कमर में दर्द था, तो वो नहीं जा सकते थे। जब ब्लैकआउट होता था थिएटर के बीच में, तो हमें क्वेश्चंस और चीज़ें सेट चेंज करना होता था। तो मैं अशर भी था, उनको असिस्ट भी कर रहा था। तो उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं ना आया ना ब्लैकआउट से पहले पीछे रूम में, तो तुम जाके चेंज कर लेना। अगर ठीक है। तो मैंने गलत कर दिया था एक क्वेश्चन चेंज, तो उन्होंने थोड़ा सा डांट दिया था उसके ऊपर कि, लेकिन फिर बाद में उन्होंने आप बुला के बड़े प्यार से बिठा के फिर पिक्चर भी दी और वो भी किया, सब कुछ अच्छा कर दिया। नो वंडर्स लड़के की एक्टिंग कितनी मेच्योर है। देखो उसने किन किन लोगों से डांट खाई है, मतलब कितनी ज़बरदस्त बात है। वैसे मुझे बताएं, अगर मैं आज की जेनजी वाले के हवाले से बात करूँ आप दोनों से, मुझे एक बात बताएं कि आजकल की जनरेशन को लगता है कि आप तालीम इतना मैटर नहीं करती। उनको लगता है अब तो यूट्यूब पे आ गया, आप वीलॉगर्स बन जाए, आप कंटेंट बनाएं, आप पैसे बनाने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है बाकी जो दूसरे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक गलत हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अपनी तालीम पूरी करनी चाहिए, या फिर बाकी ये जो आजकल जेनजी को पोस्ट लग रही है, क्योंकि हमारी जेनजी समहाउ मुझे लगता है मिलेनियल्स वो समहाउ वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन हमारे जेनजी हैं वो थोड़े से जुगाड़ू भी हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए?
वैसे तो तालीम का ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से या पैसों से तो होना नहीं चाहिए ना, कि अगर मैं ये पढ़ लूँ तो मुझे इतनी अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगी, इतना स्टेबल करियर मिल जाएगा। वो तो फिर आपकी डील तालीम से नहीं है, वो आपकी प्रोफेशन से है। तालीम का तो कोटा तो खुला ही है सारी ज़िंदगी के लिए। वो ज़िंदगी भी आपको सिखा रही है, स्कूल पैसे लेके भी सिखा रहा है, माशरा भी सिखा रहा है, घर वाले भी सिखा रहे हैं, टीवी पे जो हम ड्रामे देखते हैं ये भी हमें सिखा रहे हैं। सो यू पिक व्हाट यू वांट। तो तालीम तो बहुत ज़रूरी है। जेनजी हो, मिलेनियल हो, दुनिया की कोई भी जनरेशन हो, वो अपनी टाइम की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और मॉडेस्ट थी। तो हमारा जो टाइम है वो भी कोई यूनिक नहीं है, बट वी आर इन दिस, दैट्स व्हाई वी फील इट। प्लीज़ तालीम तो ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दे बोथ गो हैंड इन हैंड, क्योंकि देखें आपकी जो एक टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन आ गई है, नई जॉब्स क्रिएट हुए हैं, नए डिग्री, बहुत सी डिग्रीज हैं जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, उनकी मार्केट में अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही है। तो जो मिलेनियल्स ने जो एक चीज़ देखी थी कि वी नीड डिग्रीज, आई थिंक जो डिग्रीज सबसे ज़्यादा काम आई है वो जनरेशन एक्स के काम आई है। मिलेनियल्स वर इन द जनरेशन जो कि एनालॉग से सोशल मीडिया की तरफ, डिजिटल की तरफ गई थी, तो वी वर समवेयर इन द मिडल। कुछ लोग पार हो गए, कुछ लोग स्ट्रगल कर गए। Gen Z is a complete social media technology age. So I think there are a lot of new careers because अब AI की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। भाई लेकिन never ever rely on AI, ठीक है? Never ever rely on AI अभी, I love ChatGPT. मैं आपको बताऊँ, हाँ, उसके लिए there's a series जो कि आप उस पर देखेंगे Amazon पे, which is HBO की, I believe Amazon की morning show, The Morning Show. सो जेनिफर एनिस्टन का है। सो उसमें वो AI जिस तरह से एक्सपोज होता है। पर दूसरी बात है कि AI में आप जो अपनी चीज़ें, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपने पिक्चर्स डाल रहे हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, इट्स गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर। कभी आपने AI से पूछे, जिससे आपने डिस्कशन करते हैं, ChatGPT जो एक तरह से आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन गया हो, आप उससे पूछें या उससे कहें कि प्लीज़ रोस्ट मी, वो आपकी ऐसी बातें उठा के लाके आपको रोस्ट करेगा। आप कहेंगे ओह माय गॉड, अच्छा नहीं तो AI is so mean। मैं ChatGPT से गप्पे नहीं मारती, बट आई डू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम इट। लेकिन आपने जेनजी की बात की ना, सो ऐसे बहुत से जेनजी, वो जेनजी ही बता रहे होते हैं कि हमने उसको AI को ये बोला तो AI ने पता नहीं पुराने कितने ब्रेकअप्स लाके बिठाए कि तुम्हें तो और कोई काम भी नहीं, तुम तो मोहब्बतों से फारिग हो। तो AI एट टाइम्स, भाई जनाब, ऐसा भी हो जाता है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ज़रा मुझे इनके साथ खेलनी है बिलबोर्ड्स कह रही हूँ, बोर्ड्स की गेम। और मैं ये देखूंगी कि जनाब के कितने चेंज देते हैं एक दूसरे को।